Hey folks, let's start with our new topic, that is research and methodology. So in this video we are going to study what is research and what is methodology. So सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिसर्च क्या होता है और मेथोडोलॉजी क्या होता है एज अ लेमैन। एक लेमैन को क्या समझ में आता है कि रिसर्च किसको बोलते हैं और मेथोडोलॉजी किस किस चीज़ को बोलते हैं। सो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी मीन्स a systematic gathering of data and information and its analysis for advancement of knowledge in any subject। अब मैं आपको एक लेमैन की तरह बताता हूँ कि रिसर्च मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टॉपिक का नाम क्या है और इस टॉपिक की ज़रूरत क्या है। सो रिसर्च मतलब, मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ अभी, कि रिसर्च मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम खोज रहे हो, जिसके बारे में हम ढूंढ रहे हो। किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ की खोज करना, वो होता है रिसर्च। और मेथोडोलॉजी क्या होता है, जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं या फिर जिसकी खोज कर रहे हैं, वो चीज़ करने के लिए जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो तरीका यूज हो रहा है, उस तरीके को बोलते हैं मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च और मेथोडोलॉजी का मतलब जिस किसी चीज़ को खोजना, और जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं उस चीज़ का मेथड जो है, जो तरीका है उस चीज़ को खोजना, उस चीज़ को बोलते हैं मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी मतलब आपको समझ में आ गया कि एक लेमैन क्या समझेगा इस दो टर्म से, या फिर से। तो ये आपका हो गया रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। अभी आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के बारे में, कि रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से वर्क करता है वो, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों है ये रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है ही क्यों, वो भी जानेंगे, और उसका स्कोप कितना है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। सो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ये पढ़ के आपको बोर नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। आपके रेफरेंस के लिए मैं ये जो पीडीएफ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, सो आप वहाँ से वो चीज़, ये पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो, फॉर एन एग्जांपल आप पीएचडी स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई रिसर्चर हो, या किसी एकेडमिक या प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये सारी जगहों पे आपको रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होता है। बेसिकली रिसर्च और मेथोडोलॉजी हर जगह यूज होता है। आप कहीं पे भी हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको आप कुछ भी, अगर फॉर एन एग्जांपल आप अगर कोई एडवोकेट हो, या फिर कोई आप डॉक्टर हो, या फिर कोई आप सीए हो, तो उस प्रोफेशन में भी जो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। आपको किसी एक चीज के लिए, अगर आपको कोई चीज खोजना है या फिर आप कोई चीज आपको ढूंढना है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर एडवोकेट हो, तो आपको जजमेंट्स ढूंढने हैं, आपको केस लॉज ढूंढने हैं, आपको साइटेशंस ढूंढने हैं। तो यही यही सब चीज़ों को बोला जाता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। अगर आपको केस लॉ ढूंढना है, तो आप सीधी सी बात है, आप गूगल पे जाओगे, आप एसएससी पे जाओगे, आप इंडियन कानून पे जाओगे, जो भी अलग अलग पोर्टल हो सारी जगहों पे आप जाओगे। तो ये जो आप ढूंढ रहे हो, उस चीज वो चीज हो गई रिसर्च। और जो ये आप यूज कर रहे हो, एसएससी, इंडियन कानून, और जो भी आपका पोर्टल है, जिस पोर्टल से आप ढूंढ रहे हो, ये सब मेथड्स है ना, ये सब तरीके हैं ढूंढने के। ये फिर, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये एक जरिया है जिसके जरिए से आप ये सब चीजें ढूंढ रहे हो, जजमेंट्स ढूंढ रहे हो, तो वो है मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च और मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गया। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी आपके लिए एक फाउंडेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में, इजी और सिंपल टर्म्स में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रिसर्च और मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च और मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या मीनिंग है, और क्यों ये हम लोग ये कर रहे हैं। तो देखते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इंटरप्ट करते हैं, ताकि हम एक्यूरेट और वैलिड कंक्लूजन तक पहुंच सकें। चाहे वो इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री हो या कोई प्रोफेशनल फील्ड हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी हर जगह इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी करता क्या है कि वो एक डाटा कलेक्ट करता है। जैसे आप जजमेंट ढूंढ रहे हो, तो आप जजमेंट, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर, या फिर एक कोई टर्म के ऊपर, या फिर कोई एक
कोई एक केस लॉ पर्टिकुलर आप केस लॉ ही ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए आप मल्टीपल चीजें निकालते हो ना, आप आर्टिकल्स निकालते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो और भी जजमेंट्स पढ़ते हो और अदर हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स पढ़ते हो कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन कौन से हाई कोर्ट का क्या क्या व्यू है। तो आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो, इट मीन्स आप डाटा कलेक्ट करते हो। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो कि इस इन सब जजमेंट्स में से या फिर इन सब चीजों में से, आर्टिकल्स में से मेरे काम की चीज क्या है, मेरे केस के लिए क्या काम की चीज है। सो इसी को बोलते हैं रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक और थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ मेथड्स जो किसी नॉलेज के ब्रांच में उसकी जो किसी नॉलेज के ब्रांच में की जाती है, यूज की जाती है। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक सिस्टमैटिक और थ्योरेटिकल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ मेथड्स है जो किसी नॉलेज के ब्रांच में यूज की जाती है। बराबर, आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको थ्योरेटिकली एनालाइज किया और उसके बाद में आप एक कंक्लूजन पे आते हो ना कि हाँ ये चीज मेरे काम की है या फिर ये मेरे काम की नहीं है। इसमें आती है टेक्निक्स जिसमें हम एम्पेरिकल डाटा यानी रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसका पर्पस होता है कि रिसर्च लॉजिकली और साइंटिफिकली की जाए। मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हो या फिर आप जिस चीज की खोज कर रहे हो, पहले आप क्या करोगे, एक मल्टीपल डाटा, मतलब उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल डाटा इकट्ठा करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसकी चीजों को समझोगे कि मेरे काम की चीज क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में आप एक कंक्लूजन निकालोगे। तो ये जो मैं आपको बताया ना, यही है रिसर्च और मेथोडोलॉजी का पूरा प्रोसेस। और ये जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सब में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, रिसर्च और मेथोडोलॉजी का मतलब समझ गए। अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। अब इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके का हो सकता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। तो आइए समझते हैं रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में कि मेन टाइप्स। तो सबसे पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये क्या करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा यूज करता है। जैसे कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा मतलब क्या, जैसे इंटरव्यूज हो गए, जैसे आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ढूंढ रहे हो, तो आप पहले लोगों के इंटरव्यूज देख रहे हो। कोई एक फोकस ग्रुप है जिसके ऊपर आप, कोई एक ग्रुप है जिसके ऊपर आप फोकस करके वो क्या बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, वो चीजें आप समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को। ये सारी चीजें जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। डेप्थ पे रिसर्च होता है इसमें, मतलब कोई आदमी किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इन डेप्थ उसके ऊपर फोकस होता है। सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, ये न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड होता है। जैसे स्टैटिकल रिसर्च एनालिसिस, सर्वे हो गया, किसी चीज का सर्वे होता है ना, जैसे जनगणना होती है, जनगणना, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। वो भी एक टाइप का रिसर्च ही है कि इस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। ये सारी चीजें जो एनालिसिस की जाती है ना, तो ये एनालिसिस भी एक पार्ट है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का, और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। तो ये न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, स्टैटिकल स्टैटिकल एनालिसिस होता है, सर्वेज हो गया, चार्ट्स हो गए, पैटर्न्स निकालने के काम आता है ये सारी चीजें। मैं आपको बताया ना कि जैसे सर्वे होता है कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, तो उसमें होता है ना अलग अलग, जब आपके घर पे सर्वे करने आते होंगे ऑफिसर, तो उसमें आपको पूछते होंगे कि आपकी एज कितनी है, आप एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आपके घर में बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जॉब करने वाले कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। तो ये सारी चीजें पूछते हैं ना, तो ये सारी चीजें आती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो थर्ड वन इज मिक्स मेथड रिसर्च। अब मिक्स मेथड रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव को मिला के जो रिसर्च किया जाता है वो होता है मिक्स मेथड रिसर्च। जैसे दोनों को बैलेंस अप्रोच मिलता है, मिक्स मेथड में दोनों
क्वालिटेटिव यूज करना है, क्वांटिटेटिव यूज करना है, और एक बैलेंस अप्रोच मिलता है उससे। फोर्थ वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है, सिर्फ ये डिस्क्राइब करता है किसी, जैसे एक जैसे समझ लो आपको सर्वे बोला, सर्वे मैंने बताया ना कि आपके घर पे सर्वे करने आते होंगे लोग, तो वो पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर वो टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन निकालना, किसी चीज का डिस्क्राइब करना, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। किसी चीज को अगर एक बड़ा टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना, समझ रहे हो आप। किसे कोई एक समझ लो फॉर एन एग्जांपल सर्वे ही करने आ रहा है कोई, तो सबसे पहले सर्वे में सबसे पहले क्या मिलेगी कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना, अगर इंडिया में सर्वे हो रहा है तो इंडिया की पॉपुलेशन कितना। फिर उसमें से क्लास डिवाइड होंगे कि भाई बच्चे कितने हैं, और बूढ़े कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में होंगी ना। तो ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्या करता है, सिर्फ डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन या टॉपिक को, कैजुअल या वाई हाउ पे फोकस नहीं करता, कैसे क्यों इस पे फोकस नहीं करता, सिर्फ डिस्क्राइब करता है ये। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन निकालता है। अगर हम मतलब फॉर एन एग्जांपल क्या करता है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन निकालता है। एक वेरिएबल चेंज करके दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखा जाता है। जैसे अगर 1 और 1 11 होता है, 1 और 2 12 होता है, तो मैं 1 को हटा के 2 के पीछे रख दूंगा तो 21 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना कि 1 को उठा के आगे से हटा के 2 के पीछे रख दिया, तो वो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। फॉर एन एग्जांपल वो एक्सपेरिमेंट हो गया। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट वन इज कोरेशनल रिसर्च। अब कोरेशनल रिसर्च क्या होता है, ये क्या करता है, रिलेशनशिप देखता है दो वेरिएबल्स के बीच में बिना कॉज प्रूफ किए। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना 1 और 2 12 होता है। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन देखेगा। अब ये 1 को मैं आगे कर दूं, 1 को पीछे कर दूं, 1 के बीच में 0 डाल दूं, ये वो सब नहीं देखता। ये सिर्फ रिलेशन देखता है 1 और 2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो 1 और 2 के बीच में 10 का रिलेशन है, मतलब 10 अंकों का रिलेशन है, 12 अंकों का रिलेशन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि 1 और 2 जो ये दो वेरिएबल्स हैं या फिर दो ये जो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स के बीच में 12 अंकों का रिलेशन है। तो ये हो गया अपना कोरिलेशनल रिसर्च। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या करता है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें मोस्टली साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में यूज होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है ये मोस्टली साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में यूज होता है। इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन होता है। समझ लो एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहीं पे बिठा दिया और उसको ऑब्जर्व करना है कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि अगर किसी 10 आदमी को 10 दिन एक कमरे में रखा जाए तो क्या होगा। ये टाइम ले रहा है ना, ये चीज को करने में 10 दिन का समय लगेगा। तो मैंने 10 आदमियों का एक ग्रुप लेके एक जगह पे रख दी, एक जगह पे बंद कर दिया, और मैं उसको ऑब्जर्व करने लगा कि ये 10 दिन के अंदर इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन रहता है ये। द नेक्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये क्या होता है, एक ही समय पे स्नैपशॉट मिलता है डाटा का, ये है क्रॉस सिलेक्शनल रिसर्च। नेक्स्ट वन इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च ये है कि जो डायरेक्ट चेंज लाना चाहता है, लाइक प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग का प्रोसेस होता है। इट मीन्स जो डायरेक्ट चेंज लाना चाहता है किसी भी चीज में, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में, ग्रुप में, या फिर कोई भी एक चीज हो जिसमें डायरेक्ट चेंज लाना चाहता हो, वो है एक्शन रिसर्च। तो आपको ये समझ में आ गया
कि टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं प्रोसेस की, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक्चुअल फ्लो। एक्चुअल फ्लो, ये आपको जो भी सब पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके हिसाब से मैं आप, ये सारे फ्लो हैं, ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, ये सारे फ्लो हैं। यही फ्लो में रिसर्च और मेथोडोलॉजी होती है। टोटल 7 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये सारे स्टेप्स बताऊंगा एक ही फ्लो में। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द, पहले एक बार पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट ये हो गया। लिटरेचर रिव्यू, डिजाइनिंग द स्टडी, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्टिंग द रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएशन। ये अपने 7 पॉइंटर्स, ये 7 स्टेप्स हैं। किसी भी टॉपिक को पे रिसर्च करने के लिए 7 प्रोसेस है, ये 7 स्टेप्स है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में ही रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करो। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो कि तुम्हारा जो रिसर्च है वो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तुम किस टॉपिक पे, तुमको एक प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा, एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक प्रॉब्लम कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूं। वो है अपना स्टेप 1। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप है लिटरेचर रिव्यू। अब जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक के ऊपर ऐसे कितने लिटरेचर्स हैं या फिर ऐसी कितनी किताबें हैं, इतनी ऐसी कितनी बुक्स हैं कि जिसमें मेरे टॉपिक के बारे में, मेरे प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ है। मतलब पहले से एग्जिस्टिंग डाटा या स्टडी को समझो, उसको पढ़ो, उसको रिव्यू करो, उसको कलेक्ट करो। बेसिकली अपने पास जैसे आपने 10 किताबें सिलेक्ट कर ली कि भाई ये 10 किताबें हैं। अब 10 किताबों में सिर्फ हर किताब में, किसी किताब में 2 पेज में लिखा है, किसी में 3 पेज में, किसी में 4 पेज में। तो ये सारी चीजें आप मार्क करके एक जगह पर रखो, रीड करो, रिव्यू करो। और उसके बाद में क्या करेंगे, जब आपको लिटरेचर रिव्यू हो गया, आपने पढ़ लिया कि हाँ यहाँ पे ये डाटा अवेलेबल है, तो आप एक डिजाइन करो। थर्ड स्टेप आएगा, स्टडी को अपने डिजाइन करो कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, सैंपल साइज क्या होगा, डिसाइड करो कि आप कौन सा तरीका यूज करोगे अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। पहली चीज तो ये हो गई। सैंपल साइज क्या होगा, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि और मुझे डाटा कहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताया ना कि रिसर्च मतलब आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हो गया लिटरेचर, जितने भी एग्जिस्टिंग डाटा है, इंटरव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी है, जो एग्जिस्टिंग डाटा है आपके पास, या फिर पोर्टल पे, किसी गूगल पे, जहां पे भी डाटा आपके प्रॉब्लम के बारे में है, वो सारी आप रिव्यू करो, एक बार समझो, स्टडी करो उसको। और उसके बाद में आप क्या करो, स्टेप 3 में क्या करो, स्टडी डिजाइन करो कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है आपको ये रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 4 पे आते हैं, डाटा कलेक्शन। अब आपने डिजाइन कर लिया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको डाटा कलेक्ट करना है। आपको अब डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकता है, फील्ड वर्क से डाटा कलेक्ट हो सकता है, इंटरव्यूज, जो एग्जिस्टिंग इंटरव्यूज हैं आपके टॉपिक पे, कुछ लोगों ने अगर बात की होगी, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, उनका कोई इंटरव्यूज होगा, वो आप देखो, उसमें समझो, सर्वे करो, एक्सपेरिमेंट्स करो कि अगर ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, वैसे करूंगा तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंट्स करो, फील्ड वर्क करो, फील्ड पे जाओ, देखो, लोगों को समझो। तो ये सारे तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के। आपने क्या किया, प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, स्टडी डिजाइन कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया। डाटा आपने कलेक्ट कर लिया फील्ड वर्क से, इंटरव्यू से, सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से, ये सारी चीज करके आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, डाटा को स्टेप 5 में डाटा को एनालाइज करोगे।
जो डाटा कलेक्ट किया है उसका स्टैक जो डाटा कलेक्ट किया है उसका स्टैटिस्टिकल या उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो, उसको एनालाइज करो। जो डाटा आपने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है आपके प्रॉब्लम के लिए, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको आप एनालाइज करो। एनालाइज करो मतलब कि कौन सा डाटा मेरे काम का है, कौन सा डाटा मेरे इश्यू से रिलेटेड है, कौन सा डाटा मेरे इश्यू से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, कौन सा कम रिलेटेड है, कौन सा मुझे रखना है, कौन सा मुझे छोड़ देना है। ये सारा आप एनालिसिस करो, मतलब क्लासेस में डिवाइड करो आप। जैसे सर्वे कैसा होता है, सर्वे तो एक बार जनरल होता है, उसके बाद में उसमें से क्लास डिवाइड होते हैं, बच्चे कितने, बूढ़े कितने, एम्प्लॉयड कितने, अनएम्प्लॉयड कितने, फिर एक उन सबका टोटल जो होता है वो आपका पॉपुलेशन होता है। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना और क्लास में डिवाइड करना है। तो आपका ये स्टेप भी हो गया, एनालिसिस भी हो गया आपका। फिर स्टेप 6 है इंटरप्रिटेशन। आपने डाटा एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसको समझो कि क्या है, उसका मतलब समझो कि आप कहाँ पहुंचे हो। जैसे डाटा आपके पास आ गया, मल्टीपल क्लासेस में आपने डिवाइड कर लिया, अब स्टेप 6 में उसको समझो कि मैं किसको कहाँ पे कैसे फिट करूंगा, किसको कहाँ पे कैसे यूज करूंगा, और कौन से मेरे काम की है, कौन से काम की नहीं है। तो ये आ गया अपना स्टेप 6 में इंटरप्रिटेशन। स्टेप 7 क्या होगा, लास्ट स्टेप है आपको रिपोर्ट एंड इवेल्युएशन। आपका लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएशन। फिर आपको जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, समझा है, सब करने के बाद में आपको एक रिपोर्ट बनाना है जिसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाओगे और पूरे रिसर्च को इवेल्युएट करोगे। तो ये आपका प्रोसेस है, आपका रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, जो 7 पार्ट में डिवाइड है, 7 स्टेप्स में डिवाइड है। 7 स्टेप्स कैसे कैसे, पहला प्रॉब्लम डिफाइन करो, प्रॉब्लम डिफाइन करने के मतलब आइडेंटिफाई करो आप प्रॉब्लम को, लिटरेचर रिव्यू करो, स्टडी को अपने डिजाइन करो कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, क्या करने वाले हो, डिजाइन करो। इसके अंदर डाटा कलेक्ट करो, अलग अलग जगह से फील्ड वर्क, इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट जाके अपना डाटा कलेक्ट करो। डाटा कलेक्ट करने के बाद में डाटा नेक्स्ट स्टेप है डाटा को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करो, मतलब समझो, और लास्ट में आप उसका एक फाइनल रिपोर्ट बना दो। तो ये है आपका प्रोसेस पूरा। तो आपने टाइप देख लिया, प्रोसेस देख लिया, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है ये रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है ही क्यों। तो इसके टोटल 6 सब टॉपिक है। अभी 6 सब टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क, टू एंश्योर एक्यूरेंसी, टू एनहांस रिलायबिलिटी, टू फैसिलिटेट peer review, to enable generalization, to provide insight and understanding। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स है। तो 6 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला क्या है, तो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये देखिए। पहला है क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। मैं आपको ये अंदर के कंटेंट पढ़ के आपको मैं बोर नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको समझा दूंगा कि है क्या इसका ऑब्जेक्टिव, मोटे मोटे तौर पे क्या है। तो पहला क्या है, क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। कि सेकंड क्या है, एक्यूरेसी और बायस फ्री रिजल्ट देना, कि आपको बायस नहीं होना है किसी भी चीज को लेके कि मुझे ये ज्यादा सही लग रही है या फिर मुझे कम सही लग रही है, ऐसा नहीं करना। जो सही है आप वो बताओ, इसीलिए बायस फ्री रिजल्ट देना। रिलायबल रिजल्ट जैसे रेप्लिकेट किया जा सके, ऐसा आपको रिजल्ट देना है जो रेप्लिकेट किया जा सके। थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है, पीयर रिव्यू के लिए ट्रांसपेरेंट मेथड्स यूज होने चाहिए। पीयर रिव्यू के लिए ट्रांसपेरेंट मेथड होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट फॉर वाइंडर एप्लीकेशन। समझे, टू एनेबल जनरलाइजेशन
ऐसा appropriate method allow researchers to generalize the result to a larger population, thus increasing the utility and impact of the research. बराबर. एंड सिक्स्थ पॉइंट है इनसाइट और डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना. आप जो आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड डीप नॉलेज प्रोवाइड करना, डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना कि आपने जो रिसर्च किया है उससे, अगर आपने कोई एक रिसर्च करके दिया है, वो रिसर्च जब मैं पढ़ूं तो मुझे वो चीज समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या प्रोसेस यूज किया, क्या मेथड यूज किया, कैसे किया है और इसको आपने कंक्लूड कैसे किया है. इसके अपना लास्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी. सो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का स्कोप बहुत वास्ट है, पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स से. तो सबसे पहले देखते हैं एकेडमिया. अब रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ. एकेडमिया, जैसे एकेडमिक में कहाँ यूज हो सकता है. एकेडमिक में थीसिस बनाने के लिए ऐड हो सकता है, डिसर्टेशन राइटिंग के लिए हो सकता है. समझ रहे हो आप कि एकेडमिक्स में रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज कैसे हो सकता है. तो थीसिस आप बना सकते हो, डिसर्टेशन राइटिंग के लिए आप एकेडमिक्स में कोई भी चीज का रिसर्च करना है या फिर कोई भी चीज जाननी है, एकेडमिक्स में तो हर जगह यूज होता है बेसिकली. तो मैं आपको एक प्रॉपर टर्म दे दिया कि थीसिस जैसे हो गया, डिसर्टेशन राइटिंग हो गया, ये सब चीजों में रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होता है एकेडमिक में. सेकंड क्या है, साइंटिफिक रिसर्च. अब साइंटिफिक फील्ड में क्या रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का क्या यूज होता होगा. तो साइंटिफिक फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का यूज होता है. नए नए इनोवेशंस में रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का यूज होता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का यूज होता है. तो ये आपका हो गया साइंटिफिक रिसर्च. थर्ड वन इज सोशल साइंस. सोशल साइंस में क्या होता होगा, सोशल साइंस में सर्वेज होते हैं, बिहेवियर एनालिसिस होता है. सो इन इन चीजों के लिए सोशल साइंस में ऐसे चीजों के लिए रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होती है. नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंड मार्केटिंग. अब बिजनेस एंड मार्केटिंग में कहाँ यूज होता होगा, कस्टमर रिसर्च के लिए यूज होता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी. कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कस्टमर का डिमांड क्या है, ये सब जानने के लिए रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होता है. जैसे मैंने आपको बताया ना, फील्ड वर्क करना पड़ता है आपको. डाटा कलेक्शन होता है ना, ये डाटा कलेक्शन के अंदर ही आता है. फील्ड वर्क में आपको जाना होता है. फील्ड वर्क में आप कस्टमर को देखोगे, समझोगे. बिजनेस एंड मार्केटिंग में ऐसे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होती है. कस्टमर रिसर्च में स्ट्रेटजी प्लानिंग में यूज होती है. अगर आप बिजनेस है, कोई स्ट्रेटजी बनाना है, उसके लिए आपको रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होती है. उसके बाद है हेल्थ एंड मेडिसिन. तो हेल्थ एंड मेडिसिन में कहाँ यूज होता होगा, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है आपका रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी. मेडिकल सर्वेज में यूज होता है, मेडिकल के भी सर्वेज होते हैं जिसमें यूज होता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. सो इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए यूज होता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पढ़ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ यूज होता है. फिर हमने टाइप्स पढ़ लिए कि कितने टाइप का रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी होता है. प्रोसेस पढ़ लिया कि क्या प्रोसेस है रिसर्च का और मेथोडोलॉजी यूज करने का, प्रोसेस पढ़ लिया हमने. ऑब्जेक्टिव्स देख लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों है ये, अगर रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी टर्म है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने देखा. स्कोप देख लिया कि इसका कितना वाइडर स्कोप है और हर फील्ड में हर जगह रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होती है. वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी चीज हो, हर जगह रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज होता है. लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन. तो दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी एक फाउंडेशन है हर एकेडमिक और प्रोफेशन फील्ड का. अगर आप इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हो तो आपकी रिसर्च वैलिड, यूजफुल और इम्पैक्टफुल बन जाती है. अगर आपको किसी भी चीज के बारे में
इन डेप्थ में नॉलेज जानना, नॉलेज लेना है, ग्रैब करना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और एक कंक्लूजन पे आने के लिए आपको रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो आशा करता हूँ कि आप सभी को रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।